प्रस्तुत है सजीव फोन आउट प्रोग्राम बातें आपकी। आज हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार और पद्मश्री अभय चजलानी जी। इनसे बातचीत कर रहे हैं देवेंद्र कौर मधु। तो सुनते हैं प्रोग्राम बातें आपकी। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सन 1984 में गणेश शंकर विद्यार्थी सद्भावना अवार्ड प्राप्त, 1986 में स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय एकता पर श्रेष्ठ लेखन के लिए पहले श्रीकांत वर्मा अवार्ड से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, विद्या वाचस्पति, पद्मश्री श्री अभय चजलानी। इंदौर में लंबे समय से स्थापित प्रतिष्ठित नई दुनिया अखबार से जुड़े एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपने अखबार के साथ साथ इंदौर को भी फलते फूलते देखा है और शायद कुछ ऐसा भी देखा होगा जिसे याद करने से उन्हें तकलीफ भी होती होगी। तो हम फोन कर रहे हैं अभय जी को। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ सर। सर, आज आपके साथ मैं अपने श्रोताओं के लिए बात कर रही हूँ। लोग आपके नाम से तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं हम, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते होंगे और वो जानना चाहते हैं। लोगों का स्नेह है जी। तो मैं शुरुआत करूँ आपके बचपन से? कहाँ आप बचपन बीता, कहाँ आप? जरूर। हाँ जी, कुछ बताइए हमें भी। दरअसल मेरा जन्म इंदौर में हुआ जी, और मेरा बचपन भी इंदौर में बीता। जी, केवल इंदौर में रहने की स्थिति में भी जी, एक अजीब बात थी कि प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण के बाद मेरे पिताजी ने मुझे मल्हार आश्रम में भेज दिया पढ़ने के लिए। मल्हार आश्रम शायद अभी की पीढ़ी को उसका उतना आभास ना हो, पर मल्हार आश्रम इंदौर का एक बोर्डिंग स्कूल था होलकर स्टेट के समय का, जिसे होलकर स्टेट ने ऐसा कहते हैं कि दिल्ली कॉलेज के समानांतर धनगर और मराठा समाज के विद्यार्थियों के लिए बनाया था, ताकि वो वहां रह करके ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सके। अनुशासन बहुत कठोर और सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक का हर मिनट के सामने कुछ न कुछ लिखा हुआ था कि आपको क्या करना है। मुझे समझ में ही नहीं आया शुरू में कि मुझे मल्हार आश्रम क्यों भेजा। और मल्हार आश्रम में 6ठी कक्षा में प्रवेश पाने के बाद जब मैं 10वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षा पास होकर के निकला, सफल होकर के निकला, तो मुझे खुद यह एहसास हुआ कि मैं कोई भिन्नता के साथ परिवार में वापस लौट रहा हूँ, क्योंकि अनुशासन से रहने की आदत हो गई। इतने साथियों के बीच बोर्डिंग में रहने की आदत हो गई और वो मेरे पूरे जीवन के लिए एक संपत्ति बन गई। सर, आप पूरे जीवन की बात कर रहे हैं और अब मैं आपको कॉलेज ले चलूं? कॉलेज आप ले चलिए जी। और एक कॉलेज का जीवन इतना छोटा है कि जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, अपने पूरे जीवन के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि सारे जीवन को केवल 4 और 5% के नीचे जी। कॉलेज में मैं गया, इंटर कॉलेज में। उस वक्त 12वीं कक्षा नहीं हुआ करती थी जी। उस वक्त 10वीं कक्षा के बाद इंटरमीडिएट होती थी, जो इसकी पढ़ाई कॉलेज में होती थी जी। 2 वर्ष की पढ़ाई थी। वो 2 वर्ष की वो पढ़ाई शुरू करने के बाद मैं बीएससी में गया। तो जब बीएससी में पढ़ ही रहा था तो इसी बीच मेरे पिताजी ने एक बार मुझसे कहा, उन्हें मैं चाचा जी कहता था, लोग बाबूजी कहते थे। अगर कोष्टक में रख के बताऊं तो चाचा जी इसलिए कि मुझसे मेरे ताऊ जी के एक बड़े बेटे थे, वो उन्हें चाचा जी कहते थे, तो मैं बचपन से उन्हें चाचा जी कहने लगा। कॉलेज में एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, कॉलेज से लौटा मैं, कि तुम बीएससी कर लोगे, फिर एमएससी कर लोगे, फिर क्या करोगे?
क्योंकि वो जमाना ऐसा नहीं था कि 8वीं 9वीं कक्षा से बच्चा ये सोचने लगे कि मेरा कैरियर क्या होगा जी। तो इससे बेहतर तो ये है कि तुम अपना कॉलेज जाना बंद कर दो और कल से नई दुनिया में मेरे साथ काम करना शुरू कर दो। जी जी। तो तारीख थी 28 जून 1955। वो दिन था और आज का दिन है कि मेरे कदम हर सूर्योदय के साथ अपने गुरुकुल की ओर बढ़ते हैं और मैं अपने काम में जुट जाता हूँ। अभय जी, अपने कॉलेज की बात कर रहे हैं इस समय आप, और ये उम्र वही होती है टीनेज, और थोड़े से उससे बड़े भी हो जाते हैं वहीं पर, और ये वो जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली बात होती है। उस समय की कोई ना कोई याद ऐसी भी होगी जो आज भी गुदगुदाती होगी आपको? जवानी की यादों का गुदगुदाना जी। और अपने आप को जवानी से एकदम उछाल कर जवाबदारी के उम्र में चले जाना जी। इसके बीच में जो अंतराल था वो मैंने सारा अपने दफ्तर में बिता दिया। याद केवल एक ही है उस बात की और उस समय की और उस पढ़ाई की कि मेरे पिताजी बहुत श्रम के साथ अखबार को और उद्योग को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे जी। और कभी कभी मेरे मन में आता है कि पिताजी को कभी कोई ठीक से आराम करने की फुर्सत भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं बड़ा बेटा था, मेरे मन में ये भी आता था कि काश मैं इनके साथ इतनी मेहनत कर सकूं कि उनकी नींद के घंटे बढ़ करके कुछ इतने हो जाएं कि वो अगले दिन जब उठें तब अधिक स्वस्थ अपने आप को महसूस करें, बजाय इसके कि आधी नींद में से ही इसलिए उठें कि अभी काम पर जाना है। जी। और वो मेरे मन का एक ऐसा दृढ़ निश्चय था कि उसने मुझे ये प्रेरणा दी कि अगर पढ़ाई छुड़ा करके कहीं काम करने के लिए उन्होंने अपने साथ रखा है तो मैं इस काम को कम से कम इतना भर सीख सकूं कि उनको ये विश्वास हो जाए कि वो घर में थोड़े आराम से भी रखते हैं। जी, आप अखबार की बात जिस तरीके से कर रहे हैं तो मुझे एक बात याद आ गई अभी जी। किसी ने मुझे बताया था कि जब आपका विवाह हुआ तो आपकी पत्नी कहती थी कि आपके लिए तो पहले अखबार है, फिर पत्नी और घर संसार। केवल इतना नहीं, मैंने अपनी पत्नी को प्रारंभ में ही बता दिया जी। काफी हल्के फुल्के मजाक के साथ जी कि तुम्हारे साथ मेरी ये दूसरी शादी है। जी। वो नई नई आई थी घर में और घबरा गई जी। कि क्या बात होगी, मेरे साथ जीवन में क्या दगा किया। मैंने कहा घबराओ मत, मेरी पहली शादी नई दुनिया के साथ हुई है और दूसरी तुम्हारे साथ हो रही है, तो मैं नई दुनिया की प्राथमिकता को नहीं छोड़ पाऊंगा। तो अक्सर पत्नियां जो होती हैं वो अगर कोई ऐसा संबंध हो उससे सौतिया डाह रखती हैं तो उन्होंने भी रखा? डाहा तो नहीं रखा जी, पर मैं एक दोष का भागी हो गया कि उन प्रारंभिक दिनों में उनको जितना समय देना चाहिए था वो मैं नहीं दे पाया, और मैंने वो जो किया उस अभाव की चुभन मेरे मन में अभी भी बनी रहती है। काश मैं अधिक समय उस वक्त दे सकता। जी, अब दीजिए। अब तो मैं उन्हीं के साथ क्योंकि मैंने पिछले 3-4 साल से जी अखबार के जवाबदारियों से जी अवकाश ले लिया है जी। और वो अवकाश किसी निर्धारित समय का नहीं है, मेरे शेष जीवन के लिए है, ताकि मैं जो कुछ और करना चाहता हूँ जी वो भी कर सकूं और ऐसे में पुराना खाता सुधार सकूं। ऐसे में आपकी पत्नी के जीवन में जो आपने कुछ कमी सी आपको लग रहा है कि थी, उसे भी पूरा कर रहे होंगे आप? जी। अभी जी हमारे प्रोग्राम का जो रंग है वो ये है कि अब मैं आपको एक गीत सुनवाऊं। बात कर ली हमने। अरे जरूर सुनवाइए। और आपकी पसंद का कोई गाना बताइए। हेलो जी, आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ी सी कम हो जाती है, शायद आप मोबाइल से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं अपने। नहीं, मोबाइल से दूर तो नहीं होता जी। मोबाइल कभी सोचता होगा कि मैं थक गया हूँ, ये तो हमेशा बोलते रहते हैं। और आज तो कुछ लंबी बातचीत करेंगे हम आपसे। जरूर करें आप। जीवन लंबा है तो छोटी बातचीत में समेटूंगा कैसे। तो अभी फिलहाल आपको कौन सा गाना सुनाऊं? मेरे ख्याल से जो छोटी सी आशा। दिल है छोटा सा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। ठीक है, आपके साथ हम भी सुनते हैं और आप हमारे साथ बने रहिएगा। गीत के बाद आपसे फिर जुड़ते हैं। जरूर। जी। हेलो। हाँ
जी सर, सुना आपने अपना गाना अपनी पसंद का? सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। ये गाना। जब पहले भी सुना, मैंने सुना था कई बार, तो मुझे ऐसा लगा था जी कि मैं शायद सही रास्ते पर चल रहा हूँ। जी। बहुत बड़ी उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ और बहुत निराशा भी मुझ में नहीं है, उत्साह और उत्तेजना नहीं है। आपकी पसंद का ये गाना बहुत अच्छा था, फिल्म भी बहुत अच्छी थी सर, ये रोजा। और जी, अब मुझे ये भी जानकारी है कि आप गुनगुनाते भी हैं, आप खुद भी गाते हैं क्योंकि आपको म्यूजिक का शौक है। लेकिन अभी मैं आपको तंग नहीं करूंगी, लेकिन इस प्रोग्राम से विदा लेते वक्त आपको हमारे लिए थोड़ा सा गाना होगा। तो देखिए, अगर मैं गा सका, मुझे गाना आता तो नहीं है, पर मैं अपनी पत्नी को गाते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कभी कभी मैं भी गुनगुना लूं। तो बस आज कभी कभी में आप गुनगुना दीजिएगा। हम फिर से आपके काम की तरफ लौटे, जिसको आप बहुत ज्यादा और पहला महत्व उसी को देते हैं आप जी। जैसा कि आप अखबार के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसा भी मेरी जानकारी में है कि सुबह की सैर के लिए जब आप निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पर, तब अपनी नाइट ड्रेस में ही आप दफ्तर पहुंच जाते हैं और उस समय जो आप लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं। तो ये सच है? सच तो इस माने में है कि बहुत सारा निजी लेखन भी तो करना होता है जी। अखबार में अन्य लोगों के पढ़ने के लिए लेखन करना और अपने परिवार वालों से जो इंदौर में हैं या इंदौर के बाहर हैं, क्योंकि मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेज रखा था जी। तो उसके साथ संपर्क का एकमात्र तरीका ये था कि मैं उसको नियमित रूप से चिट्ठी लिखा करूं, अपने भाव भी बताऊं और उसके भी जानूं। जी जी। तो सुबह जब मैं आता था तो कोशिश ये करता था कि जो चिट्ठियां आदि लिखना है जी, वो लिख दूं, क्योंकि ताजगी रहती है, कुछ नए भाव होते हैं, कुछ दिन भर की घटनाओं की छाया उन पर नहीं होती है। जी। अभय जी, आप चिट्ठी की बात कर रहे हैं तो मुझे एक और बात याद आ गई। आजकल तो मोबाइल फोन का जमाना है और इस दौर में लोगों ने चिट्ठियां लिखना बंद कर दी हैं। हाँ। लेकिन फिर भी कभी चिट्ठी मिलती है तो लगता बहुत अच्छा है, और ऐसा सुना है कि आप बहुत अच्छी चिट्ठी भी लिखते हैं। चिट्ठियों में भावनाएं होती हैं जी। मोबाइल में अगर कोई जीवंत व्यक्ति सामने नहीं है तो हम अपनी बात जरूर कह देते हैं जी। पर मेरी अपनी निजी सोच ये है कि कोई भी बात जो अपने बहुत निकटतम व्यक्ति से आप कह रहे हैं वो अगर भावना के साथ नहीं जाती है तो वो बात तो चली जाती है, शब्द चले जाते हैं, पर भावना की जो गर्माहट है वो उसमें जुड़ती नहीं है। तो अभय जी, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, हमें चिट्ठी जरूर लिखिएगा। मैं जरूर लिखूंगा। और दूसरी चीज, आपने अपने छोटे भाई विमल को उसकी शादी की सालगिरह पर एक चिट्ठी लिखी थी। अगर आप की घटना है वो तो, हाँ जी, क्योंकि इन दिनों में चिट्ठी लिखना कम हो गया, क्योंकि परिवार सब साथ हो गया। जो कहीं पढ़ने गया था, कहीं काम करने गया था, वो लौट आया। जी। ये जरूर बता सकता हूँ कि अभी जून महीने में जी मेरे छोटे भाई विमल जी और मेरी छोटी बहन जो बंबई में रहती है, विवाहित है जी, उन दोनों के विवाह की 50वीं वर्षगांठ जी। वो चिट्ठियां जो आपने लिखी थी उसका कुछ हम भी थोड़ा सा अगर हमसे शेयर कर सके तो बताइए क्या लिखा था? चिट्ठी छिपाने के लिए तो होती नहीं, क्योंकि उस चिट्ठी को मैंने सार्वजनिक रूप से पढ़ के बताया तो आप तो हमें भी बताइए। वो चिट्ठी अधिक है, भावना अधिक है, चिट्ठी कम है। जी जी जी। क्योंकि मैं सोच रहा था कि आखिर इस मौके पर मैं अपने छोटे भाई बहनों को क्या दे सकता हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपने भावना का अंजलि उनकी ओर आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं चिट्ठी लिखी थी उनको। अचानक एक दिन बैठा था, सोच रहा था, तो मैं आप कहें तो चिट्ठी पढ़ के सुना सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत लंबी नहीं है। हाँ जी, चाहे तो थोड़ी सी सुनाइए, लेकिन सुनाइए जरूर। जरूर जी। समय बीतता है परछाइयों को पीछे छोड़ते छोड़ते, आओ कुछ बात करें बीते समय की। जी। तुम्हें क्या लिखूं, किन शब्दों से तुम्हें पुकारूं, भाई कहूं, दोस्त कहूं, विमल कहूं, या कहूं मेरा सुरक्षा कवच, मेरी कमजोरी और सफलता जानने वाला कहूं, या कहूं मेरे विश्वास का पुंज, मेरी शक्ति का सहारा। जो भी कहूं तुम मेरे ऐसे भाई हो जिसकी तरफ देखकर बस यही भाव मन से बनते हैं। भाई हो तो ऐसा विमल जैसा, विमल बेबाक, मजबूत, लगनशील, नाराज भी हो जाए पर बना रहे विश्वसनीय। उसका मन चाहे न चाहे, मेरी बात पसंद आए न आए, मेरा मन हमेशा कहे कोई बात नहीं, विमल को कह दिया है मैं जैसा चाहता हूँ वो वही करेगा। ऐसी ही भावनाओं के पर
दिन पर दिन, महीनों पर महीने, वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। मेरे जीवन के, उसके जीवन के अनेकानेक कठिन मुकाबलों के क्षण आए, चले गए, कुछ रुके, कुछ बीत गए। भाई भाई का स्नेह, मिलन अडिग, अमर आज भी है, अपार है जी। कल भी रहेगा जीवन के साथ। क्या कभी भूलेंगे हम उन क्षणों को जो माता पिता ने पत्थर की लकीर सा हमारे जीवन में उकेरा है। भोजन की थाली पर चाचा जी के संग साथ मेरा, और माँ की थाली जो होती तुम्हारा आना, साथ साथ भोजन के वह क्षण आज भी आंख बंद कर लेने पर सपनों से दिखते हैं। सुबह शाम के ताजे रोजनामचे के समान विमल को अभय की बधाई तब भी थी जब सुशीला ने उसके जीवन में अपना कदम रखा। अब भी है जब दोनों हम कदम हैं। विवाह की 50वीं वर्षगांठ सजाने के लिए, मनाने के लिए बधाई विमल को, बधाई सुशीला को। मजबूत बना रहे विमल सुशीला के जीवन में गीता और कविता का संगम, यही कामना, यही आशीष, प्रभु से भरी वंदना। कैसे भूलें ऐसे सुख क्षणों में बहन शोभा को, उसकी भी जोड़ी बनी महेंद्र जी के साथ इतने ही वर्षों पहले। खिली उसकी जीवन की कली, आज भी वो सुशोभित है, सुगंधित है। बधाई शोभा को, महेंद्र जी को। अभय पुष्पा का यह प्रेम भरा लाड और प्यार का छिड़काव स्वीकार हो। 12 जून 2011। वाह, धन्यवाद अभय जी। और आज लंबी हो गई पर भावना बीच में तोड़ नहीं, वही मैं वो आपकी जो भावनाएं हैं वो आपकी आवाज में भी व्यक्त हो रही थी। उसे मैं भी महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि आज जब रिश्ते हम चारों तरफ देख रहे हैं, रिश्ते ऐसे टूट रहे हैं जैसे कि कोई कांच का बर्तन टूट रहा हो और बिखर रहे हैं, और जिस तरह की हमारा समाज हो गया है रिश्तों को लेके, ऐसे में आपका ये पत्र शायद किसी को रिश्तों को इन्हीं जज्बात के साथ निभाने की प्रेरणा दे। तो आप अनुमति देंगी तो मैंने ऐसे ही कुछ भाव रिश्तों के बारे में भी लिखे थे जी। आप मौका देंगी मैं सुना सकूंगा आपको? जी जी, संकोच नहीं है। हम आगे जरूर चाहेंगे कि आप हमें अपनी सारी वो भी बातें बताएं। फिलहाल आपको गाना सुनवाना है जो हमारे प्रोग्राम का एक तरीका है। अब क्या सुनवाऊं मैं आपको? अब क्या सुनवाएं? आदमी अपने बसेरों को ढूंढता रहता है जी, कि कहाँ जाएगा। दूर क्षितिज को देखता है जी, चलता जाता है, रात को कहीं ठहर जाता है। जब फिर सुबह उठता है तो उसको लगता है कि किसी नए बसेरे पर। जी, ऐसा ही कोई गाना सुनाइए आप जिसमें बात की गई हो बसेरों की। अभय जी, आप लता जी से भी काफी जुड़े रहे हैं और लता जी को बहुत पसंद करते हैं, मैं जानती हूँ। और लता जी का जन्मदिन अभी करीब है 28 सितंबर। और फिलहाल जो आपने गाना कहा है हमें, जहाँ पे सवेरा हो, ये लता जी का ही गाया हुआ है। दरअसल लता जी को मैं तो एक ऐसा आदर्श मानता हूँ जी कि कोई बहुत बड़ा भाग्यशाली भगवान फिर से जमीन पर भेजेगा जी, तो उसको लता जी के गुणों से भर करके जी। ये गुलजार जी का लिखा हुआ गीत है, आर डी बर्मन ने इसे संगीतबद्ध किया है, लता मंगेशकर ने गाया है। आपकी पसंद का है जरूर, ये मैं जानती हूँ, तो आपको सुनते हैं। जरूर सुनाइए जी, सुनिए। अभी जी बहुत सुंदर गीत आपने सुनवाया, आपके साथ हमने भी सुना। और इस गीत के बाद अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही हूँ। आपने नई दुनिया अखबार को एक बुलंदी तक पहुंचाया, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इस अखबार को आपने बुलंदी पर कैसे पहुंचाया और कब, किस मनस्थिति के साथ आप इससे जुड़े, उसके बारे में कुछ बताइए। ये जो आप पूछ रही है प्रश्न, इसका उत्तर इतना लंबा है मेरे को शॉर्ट में चाहिए। थोड़े समय में आपको बता नहीं पाऊंगा। जी जी, मैं कोशिश करता हूँ जी। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि अखबार तो पहले से भी था, लेकिन आप जब जुड़े तो इस अखबार ने कुछ अलग ही हाइट्स पे पहुंचाई है, तो वो उसमें आपने कैसे सब ये मैनेज किया? जब मैंने 1955 में काम शुरू किया जी, तो वो ऐसा समय था जब आजादी आए को करीब 7-8 साल हुए जी, और अखबार आजादी की लड़ाइयों के साथ, उनकी घटनाओं के साथ जुड़े हुए रहते थे जी।
तो जितने लोगों ने नई दुनिया के साथ अपना रिश्ता बनाया था उस वक्त, वो सब के सब कहीं न कहीं इस आजादी के कार्यकर्ता थे जी। सबसे पहले मेरे मन में एक बार ये विचार आया कि आखिर इसका नाम नई दुनिया क्यों पड़ा जी। इसका कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं था, पर जब ये विचार आया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहे विजयवर्गीय जी मध्य भारत में जी, गोपी कृष्ण जी विजयवर्गीय जी, वो मेरे साथ थे। और वो कृष्णकांत जी व्यास जो इस अखबार की स्थापना जिन्होंने की थी भारत आजाद होने के कुछ ही महीने पहले, उनके वो मित्र थे। मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आप कुछ बता सकते हैं क्या कि इस अखबार का नाम नई दुनिया कैसे पड़ा जी? क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि वो शायद बालपन की जिज्ञासाएं थी जी, जो उस वक्त उभर रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा हाँ बता सकता हूँ। मैंने कहा कैसे? बोले एक दिन मैं और कृष्णकांत सहगल के गायन वाला एक सिनेमा देखने गए। उस वक्त लोग ये तो नहीं कहते थे पिक्चर देखने गए, कहते थे सिनेमा देखने गए। और सिनेमा में जब सहगल का गाना आया कि नई दुनिया बसाना है जी, जी, तो उस वक्त हम दोनों ने सोचा कि एक अखबार निकालेंगे, उसका नाम रखेंगे नई दुनिया जी। और इस तरह से इस अखबार का नाम नई दुनिया। फिर तो ये गाना सुनना चाहिए था आज सहगल साहब का। उसको मैंने अभी इसलिए छोड़ दिया, जब इसको खत्म करूंगा तब भी तो बताऊंगा कि अभी वो नई दुनिया कैसे बनी है। अगर आप मौका देंगी तो। जी जी जी। अभय जी, एक खास बात मैं एक आपसे और पूछना चाह रही थी कि राजेंद्र माथुर, राहुल वारपुते जैसे दिग्गजों का सानिध्य भी आपको मिला इसी बीच में। हाँ। तो उस संबंध में कुछ बताइए ना। दरअसल मेरा अखबार के नाते जी, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने कुछ ऊंचाई पाई, कुछ दृढ़ता पाई, कुछ शिक्षा पाई जी, तो वो राहुल जी की इस कृपा से पाई जी। वो रोज बैठ करके अखबार का संपादन करने के बजाय जब मुझे साल 2 साल हो गए तो उसके बाद कई दिन अपनी कुर्सी से गायब हो जाते थे और कहते थे अबू जी जरा अखबार देख लें जी। और मैंने कहा गलती होगी तो वो गलती होगी तो मैं हूँ जवाब देने के लिए, तुम चिंता मत करो। ये पुराने लोग ऐसे ही हुआ करते थे सर। आज और वो ऐसे क्षण थे जिन्होंने मुझ में ये शक्ति दी जी, और ये दृढ़ता दी कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है जी जी जी। हमारे दृढ़ता ने मुझे इस जीवन की सफलता की ओर पहुंचाया जी जी। हाँ जी। तो अब मुझे पता नहीं आप और कितना लंबा सुनना चाहती हैं, पर अगर आप कहें तो मैं आपको दिन भर सुना सकता हूँ कि नई दुनिया बेहतर और इस स्थिति में कैसे। अभय जी, आपसे रिश्तों की भी और बहुत सी बातें करनी थी, चिट्ठियों की भी बातें करनी थी, और ये जो बहुत अच्छे इंसान दिग्गज लोग आपके साथ रहे उनके बारे में भी कुछ बातें करनी थी। लेकिन समय है कि हमारे तो स्टूडियो की घड़ी टिक 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 करते हमें इशारे करती है कि अब समय खत्म हो रहा है। तो आपसे पर आप एक आध गाना और नहीं सुनाइए? नहीं, गाना जरूर आपको सुनवाना है, लेकिन वो गाना सुनवाने के पहले मैं चाहती हूँ कि वो जो गाना अब आप पसंद करेंगे वो आप हमारे लिए गुनगुनाइए पहले। अरे हम कैसे गुनगुनाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, थोड़ा सा आप गुनगुनाते हैं मुझे मालूम। बहुत पहले एक गाने की मुझे याद आती थी, उसका संबंध में जिस कार्य में हूँ जी उससे भी है जी। क्योंकि अकेला आदमी, हमारे यहाँ तो मुहावरा है कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, हर एक तो कोलंबस नहीं हो सकता जी जी। जो लोगों की परीक्षा जो है अंडा फोड़ने को लेकर के बताए कि किस तरह से एक आदमी आगे बढ़ता है जी, तो कितना साधारण आदमी आगे बढ़ता है, तो उस तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा अभी जी। पर मुझे ये जरूर लगता था, इसलिए मैं कुछ थोड़े बहुत बोर्डिंग से निकला था जी और जीवन में आया था। तो मेरे को 1966 में जो एक फिल्म बनी थी गबन जी, उसका एक गाना बहुत रुचिकर लगा था। मैं गाता तो नहीं हूँ, पर जब मुझे किसी की याद आती तो उसको पढ़ लेता हूँ। हाँ जी। आप कहें तो जैसा मुझसे कहा जाएगा मैं आपको सुना सकता हूँ। आप थोड़ा सा गुनगुनाइए, साथ साथ हम यहाँ से गीत भी फेड इन कर देंगे और आप साथ साथ गाते रहिएगा। अरे थोड़ी देर आपको हम सुन लेंगे। गाना कौन सा है वैसे, जहाँ तक मुझे लग रहा है? एहसान मेरे दिल पे है जी जी जी। तो ये मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ बहुत अच्छा गाना है, आपका दोस्ती के बारे में। तो मैं एक काम करूंगी, आप जब गुनगुनाएंगे साथ साथ हम गाना भी चालू कर देंगे, तो आप भी गाते रहिएगा थोड़ी देर। अच्छा ठीक है। आप बंद मत करिएगा, गाने के साथ साथ आप जरूर गा लेंगे। अच्छा ठीक है। तो चलिए, वो मैं भी आपको कहती हूँ 1 2 3 आप शुरू करिए और हम भी थोड़ी देर से शुरू करते हैं जी। आप गुनगुनाइए।
एहसान मेरे दिल पे है तुम्हारा ही दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे है तुम्हारा ही दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम, तुम तुम्हारे प्यार का। जी अभी जी हमने गाना फेडिंग कर दिया, आप सुनिए। अब आपने भी बहुत अच्छा गाया और अब आप सुनिए मोहम्मद रफी को। धन्यवाद। हेलो। हाँ हाँ जी अभी जी हमारे प्रोग्राम का समय जो है वो हमसे अब इजाजत चाहता है, तो आपसे विदा लेने के पहले आपसे एक और इजाजत चाहती हूँ और आपसे भी एक परमिशन भी चाह रही हूँ कि क्या आप अगले शनिवार को हमारे साथ फिर रहेंगे? मैं रहूंगा, पर जब आपने ये बात कही है तो मैं आपको एक बात कविता की पंक्ति से उत्तर में दे देना चाहता जी। ऐसी भी क्या जल्दी है, काम अभी तो बाकी है जी। बादल कितना दानी है, धरती अब तक गीली है, जी जी जी। धूप लगी है रिश्तों को, बर्फ जरा सी पिघली है। वाह। हाँ। तो कुछ चीजें हैं जी जो चीजों को आगे बढ़ाती हैं। जी जी। हर ताला खुल जाएगा, पैसा ऐसी चाबी है, वाह। आवाजों को तरसोगे मेरे बात खामोशी है। जी अभी जी आपकी ये पंक्तियां सुन के मन नहीं करता कि मैं इस प्रोग्राम को यहाँ रोक दूं, लेकिन मजबूरी ये है कि समय तो नहीं रुकता, तो समय नहीं रुकता। अगले शनिवार को हम आपसे फिर मिलना चाहेंगे सवेरे 10:30 बजे समाचारों के बाद। अगर आपके श्रोता स्वीकार करें कि मैं फिर से बोलूं तो मैं हाजिर हूँ आपके। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो श्रोताओं की चिट्ठियों से पता चलेगा। श्रोता आप हमें बताएंगे, आप भी तो हमें चिट्ठी लिखने वाले हैं ना? हम तो चिट्ठी बाद में लिखेंगे, अभी चिट्ठी लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप कहेंगे उस चिट्ठी को पढ़ के सुनाइए और वो सबको कहने की बात नहीं हो तो ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होती है अगले शनिवार को। इजाजत दीजिए, नमस्कार। तो श्रोताओं, ये था आज का बातें आपकी कार्यक्रम और हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री अभय छजलानी जी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और मैं आपसे इजाजत लेने के पहले आपको ये बताना चाहूंगी, आज कंसोल पे मेरे साथ थे हमेशा की तरह प्रभाकर मोरे। अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन आउट प्रोग्राम बातें आपकी। आज हमारे मेहमान थे वरिष्ठ पत्रकार और पद्मश्री अभय छजलानी जी। इनसे बातचीत कर रही थी देवेंद्र कौर मधु।